पेपर हमारा प्री एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इस पे बात करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। क्या लिखे हैं ऊपर? प्री एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जो पहला हम लोग का सिलेबस का पहला जो पेपर है, ये टॉपिक्स नहीं है, सिलेबस का पेपर हो गया प्री एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर। उसमें जो टॉपिक्स है ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, इन ड्यूरिंग ऑपरेशन, टॉपिक्स हमारा ये है आज का, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशंस। हालांकि फर्स्ट ईयर में सिलेबस था इसी से मिलता जुलता था, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में उसमें ये टॉपिक्स आया था, लेकिन दूसरे नाम से आता है, प्री ऑपरेटिव केयर के नाम से वो टॉपिक्स था। लगभग वही टॉपिक्स है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ है। सर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन के समय पेशेंट को कैसे क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मिटा रहे हैं। अगर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन की बात करें तो इसको डिफाइन करना होगा। इट इज रीस्टोर्ड situations where a patient exhibits on uncommon or unusual reactions to a surgical procedure। अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कुछ ऐसे करना होगा, इट इज रीस्टोर द सिचुएशन। रीस्टोर का मतलब होता है कि पूर्ववत स्थिति में ले जाने का सिचुएशन है, कंडीशन है, ठीक है। कब? देयर ए पेशेंट एक्सहिबिट्स, एक्सहिबिट मैंने शो कर रहा है या आपको दिख रहा है, पेशेंट शो क्या करेगा, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो अनकॉमन और अनयूजुअल रिएक्शंस। अनकॉमन और अनयूजुअल रिएक्शंस का मतलब कि जो नॉर्मल्स नहीं है। ये हमको मालूम है कि रिस्पायरेटरी रेट थोड़ा सा उस समय हरी एंड बरी होगा, जल्दी जल्दी होगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, 70 to 80 के बीच में थोड़ा घटेगा। एनेस्थीसिया देते हैं तब सर्जरी के दौरान ऐसा होगा, ये सब नॉर्मल है। लेकिन बोलता है कि अनकॉमन और अनयूजुअल, लेकिन ये थोड़ी है कि हार्ट रेट घट के या पल्स घट के वो 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो कोलैप्स हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट का। या फिर जो रिस्पायरेटरी रेट है 10 से 16 बार, वो घट के 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ही शरीर में खत्म हो जाएगा, फिर तो जान ही चली जाएगी। तो यही बोल रहा है ना कि अनकॉमन और अनयूजुअल रिएक्शंस, ये वाला वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। टू ए सर्जिकल प्रोसीड्योर, सर्जिकल प्रोसीड्योर का मतलब कि जिस समय ऑपरेशन प्रोसीड किया जा रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है तो सिर्फ इंसीजन के टाइम को नहीं इंक्लूड करता है, जस्ट आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के बाद जो अनकॉन्शियस का स्टेज डेवलप करता है, उस स्टेज को सर्जिकल प्रोसीड्योर में हम लोग
कंसीडर कर लेते हैं। फिर से बताना है कि सर एनेस्थीसिया का बिगनिंग्स किए, शुरुआत किए हैं, और सर्जरी में टाइम लगा, हो सकता है 5 मिनट के बाद करें, 3 मिनट के बाद करें, 7 मिनट के बाद करें। तो एनेस्थीसिया बिगिंस किए, शुरुआत किए हैं, और सर्जरी जब तक खत्म नहीं हो जाता है, ये इतना दूर का जो पीरियड हमारा टाइम पीरियड है, इसी को सर्जिकल प्रोसीड्योर के अंदर में रखा गया है। तो इस सर्जिकल प्रोसीड्योर में कोई चेंजिंग, अनयूजुअल चेंजिंग या अनकॉमन चेंज पेशेंट में दिख रहा है, वो कुछ उस समय बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो आपको वो चीज को ऑब्जर्व कर लेना है, देख के समझ लेना है, एंड रीस्टोर द सिचुएशन। रीस्टोर द सिचुएशन की सिर्फ देख के समझ के हाथ पर हाथ धरे के बैठे नहीं रहना है। उस समय आपका जो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं कि पल्स गिर रहा है तो पल्स को हम फिर से वापस नॉर्मल कर दें, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टिश्यूज में गिर रहा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कैसे फुलफिल करें। तो हेलो सर। हाँ हाँ, सर हेडिंग क्या दिए हैं? रीडिंग अभी तो बताए थे ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट थे। उसके पहले ड्यूरिंग, क्या टॉपिक लिखा क्या चीज लिखा था सिलेबस? क्या बोल रहे हैं? उसके पहले क्या लिखा था? प्री क्या बोले हैं? नई नेटवर्क था अभी मेरा। वो पेपर था, पेपर है प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट, सॉरी, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ये पेपर है, पहला पेपर है। जैसे दूसरा पेपर है आपका सर्जरी है, ये सर्जिकल प्रोसीड्योर है। तीसरा एनेस्थेसिया है, और चौथा इंटरनल सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल है। ये 5 पेपर पढ़ना है ना, 1 2 3 4, 4 पेपर। इसी में ये आज जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इस प्री ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर टॉपिक्स का टॉपिक्स है, पेपर का टॉपिक्स है। उसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग इसमें सर ऑपरेशन। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना सर? हाँ, ये पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना इसमें? पहले तो इसमें एक टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं, एक या ओके। दो टॉपिक्स उसका खत्म हो, जो तीसरा टॉपिक, दूसरा या तीसरा टॉपिक्स हो गई है। सर इसमें सिर्फ खत्म किए रिसेप्शन एंड पेशेंट सर्विसेज। हाँ, तो एक एक टॉपिक्स खत्म हुआ, सेकंड या थर्ड चल रहा है ये। सिलेबस रुकेगा नहीं, सिलेबस बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लास छूटेगी तो फिर छूट जाएगी। एक एक टॉपिक्स मेरे हिसाब से सबका हो चुका है, इस सब सेकंड टॉपिक्स में हम आ चुके हैं। उतना डिटेल हम नहीं लिखे हैं, ऑब्जर्वेशन कर दिया, ऑब्जर्वेशन मैंने क्या क्या देख रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं। उतना लंबा टॉपिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में रीस्टोर दी सिचुएशन, नीचे से ऊपर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। All these situations needs special monitoring। पता कैसे चलेगा कि क्या उतार चढ़ाव हो गया? अब आप ये पकड़ के 2 घंटा ऑपरेशन हो रहा है, 3 घंटा 3 घंटा इसको पल्स को पकड़ के रखेंगे और घड़ी पर आंख रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बेटर है कि ये चीज को जानना है, अनकॉमन सिचुएशन को, तो पेशेंट को मॉनिटरिंग पर डाल दें। जिस चीज से मॉनिटरिंग करते हैं वो कार्डियक मॉनिटर। देखिए फिर आपका भावा का क्वेश्चन निकल जाएगा। मॉनिटरिंग किस चीज से करते हैं? तो कार्डियक मॉनिटर। जैसे क्वेश्चन कल आया था मेरी जानकारी में, सीपीआर। सीपीआर में जो करंट देते हैं जूल के रूप में, सर कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी पर बात करें, हमको जानकारी हुई थी। सीपीआर में करंट किस मशीन से देते हैं? और आपको ध्यान नहीं रहा था उस समय, हम कई बार जब भी क्लास किए इस पर बात किए हैं। डिफिब्रिलेटर।
और उसमें कार्डियक के लिए दे रहे हैं, तो कार्डियक, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट है ना, तो कार्डियक डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर में कि जो करंट का जो कॉमन सिचुएशंस है, इसको हमको चेंज करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कार्डियक डिफिब्रिलेटर। तो इसी से हम लोग जो करंट पास करते हैं कार्डियक मसाज के बाद, कार्डियक मसाज में सक्सेस नहीं हो पाता है, तब जूल्स का यूज करते हैं। और जब इससे भी कामयाब नहीं होते तब क्या बोल देते हैं कि एड्रेनालाइंस का इंजेक्शन से दे देते हैं। तो जिस मशीन देते हैं इट इज कार्डियक डिफिब्रिलेटर। तो इस ढंग का कोई भी चीज आएगा ना, तो वो वाइवा का क्वेश्चन होता है या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो आ रहा है, मॉनिटरिंग करेंगे तो किस चीज से मॉनिटरिंग करेंगे, तो दैट वर्ड इज कार्डियक मॉनिटर, इसको भूलने का नहीं है। सर ये क्वेश्चन किया गया था सर। मॉनिटर से मॉनिटरिंग करते हैं सिचुएशन का ऑपरेशन के दौरान या पोस्ट ऑपरेटिवली भी। ये आप हॉस्पिटल में देखेंगे पेशेंट के बेड के ऊपर खिड़की पर या कहीं पर ऐसा करके रखा रहता है, इतना बड़ा रहता है, और इसमें एक कॉर्नर है ना, इसमें पल्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सब लिखता रहेगा, और ब्लड प्रेशर, ये तीनों इस कॉर्नर में ऐसे घेरा रहता है, उसमें लिखा रहेगा। और इस जगह पर ईसीजी चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कंटिन्यू ईसीजी का ग्राफ एकदम से लगातार चलता रहता है कि किसी भी सिचुएशन से, नॉर्मल सिचुएशन को आप जब ऊपर गर्दन करेंगे आप वहां से देख सकते हैं। आपको हाथ पकड़ने की जरूरत या ईसीजी मशीन मंगाने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा मॉनिटर होता रहता है। दैट मशीन इज कॉल्ड कार्डियक मॉनिटर। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, खासकर आईसीयू में जाएंगे, तो पेशेंट के बगल में वो ऊंचा अलमीरा पर या फिर कोई रैक है, उस पर वो रखा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इससे। जब एक बार मॉनिटर्स में आप देख रहे हैं तो ट्रीटमेंट, देन आप ट्रीटमेंट करेंगे। ये बोलता है कि मॉनिटर्स में जो आप वॉच कर रहे हैं उसके आधार पर ट्रीटमेंट उसके पीछे से आपको देना होगा। वेट नहीं करना होगा इस सर्जरी के बाद हमको क्या करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। उसी के ठीक पीछे से बियॉन्ड, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल गिर रहा है तो ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ट्यूब से वो बढ़ा देना पड़ेगा। हार्ट रेट अगर गिर रहा है तो एड्रेनलाइंस अवेलेबल है या डोपामिन अवेलेबल है, वो तुरंत इनपुट करके वो बढ़ा देंगे। तो सिचुएशंस देखना होगा मॉनिटर्स में क्या कंडीशंस है, और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है। आईसीयू में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से एक अलग होता है, वो निर्धारित होता है। उसमें 4 चीज तो देखते हैं, वाइटल साइंस को ही देखते हैं, तो वाइटल साइंस के आधार पर वहाँ ट्रीटमेंट का स्पेशल ट्रेनिंग ही रहता है। तो जैसे ही वाइटल साइंस में चेंजिंग देखेंगे उसके आधार पर बियॉन्ड ट्रीटमेंट शुरू कर देना होगा, और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तभी रिस्टोर होगा, नहीं तो वहीं से वो कैजुअलिटी की तरफ बढ़ सकता है। यही बेसिक फंडामेंटल। सर नीचे में क्या लिखते हैं सर बियॉन्ड के बाद? बियॉन्ड द ट्रीटमेंट, बियॉन्ड द ट्रीटमेंट कस्टमरली पेशेंट की जो रिक्वायर्ड है। कस्टमरली शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया कि परचेज, क्या चीज परचेज कर रहा है। परचेज यहाँ डिजीज या कंडीशन है कि जो परचेज कर रहा है उसके आधार पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे उसको। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये इतना इसका फंडामेंटल्स रूपरेखा है, इसी के आधार पर वर्क करते हैं। अब इसमें क्या क्या करते हैं अब एक एक करके बात आती जाएगी। इसको मिटा रहे हैं, लिखा देंगे, सबको लिखा ही देंगे।
patient observations is the routine work. Routine work for medical expert. ये कोई नया कोर्स नहीं करना है, कोई नया चीज नहीं। ये जो मेडिकल एक्सपर्ट जो आईसीयू में है, उनके लिए रूटीन वर्क है, हर हाल में उनको करना होता है, हर दिन करना होता है और पूरी जानकारी होना चाहिए। इसमें कौन कौन मेडिकल एक्सपर्ट में आ जाएंगे? हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड सर्जन, थर्ड क्लिनिकल फिजिशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ये सारे लोग मेडिकल एक्सपर्ट के अंडर में आ रहे हैं, आईसीयू मेडिकल एक्सपर्ट। और ये सारे लोग को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मेथड, ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, और एंड ऑब्जर्वेशन का मैनेजमेंट, कि वेट नहीं करना, ये टाइम नहीं देगा, समय नहीं देता है। तो ऑब्जर्वेशन का इमीडिएट मैनेजमेंट, तुरंत क्या किया जा सकता है, वो सारे कुछ इतने लोगों को मालूम होता है। क्लिनिकल फिजिशियंस, सर्जन्स, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर में डॉक्टर छोड़ के जितने भी लोग वहां पे हैं आईसीयू में, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, एक्सेप्ट वार्ड बॉय छोड़ के, वार्ड बॉय जो ड्रेसिंग करते हैं या फिर साफ सफाई करते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग को। अब तो नर्सिंग में भी कोशिश की जाती है कि बीएससी नर्सिंग को रखा जाए अंदर में, आईसीयू में बीएससी जो नर्सिंग करके आते हैं उन्हीं को रखी जाती है। तो बीएससी नर्सिंग 4.5 ईयर का कोर्स कर आते हैं, तो उनको सारा चीज पढ़ना होता है, उनका सिलेबस बहुत वास्ट है, सारा चीज पढ़ते हैं। तो कोशिश की जाती है कि आईसीयू में ऐसे एक्सपर्ट लोगों को रखी जाए। तो इन लोगों को पूरी जानकारी होती है ऑब्जर्वेशन से लेकर उसका ट्रीटमेंट तक। अब इतना के बाद ये लोग क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे? तो सर्जन को तो बक्स देते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि इनकी ध्यान होती है सर्जरी पे, ये इस पर ध्यान नहीं देते, इसके लिए बाकी लोगों पर छोड़ देते हैं। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इसमें शामिल है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इंडिकेटेड एक्टिविटी करेगा, जो उसको नजर आ रहा है उसके अनुसार से क्या सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो देगा। लेकिन क्लिनिकल फिजिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर से ओल्ड पर्सन में, ओल्ड पेशेंट है तो उसमें क्लिनिकल फिजिशियन साथ में एक रखा जाता है। और ये मॉनिटरिंग जो है ना, ये पूरी इसी काम के लिए बैठे रहते हैं, इनका कोई वर्क नहीं है। ओटी रूम में ये सर्जरी जहाँ रहा है वो मॉनिटरिंग पर वो ध्यान रखते हैं और टेबल पर बैठे रहते हैं और सारा चीज वो उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं। उसके अनुसार से जो मैनेजमेंट है, या तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को इंडिकेट करेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाइए, या फिर मेडिसिन को कम कीजिए, मेडिसिन को एनेस्थेटिक एजेंट्स को कम कीजिए, या फिर इस चीज को बढ़ाइए। वो इंडिकेट इनको करते रहते हैं और उसके अनुसार से ये एक्टिविटीज करते रहते हैं। या फिर हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको आदेश देते हैं कि इस समय सिचुएशन में आपको ये इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कर देना है, ताकि पेशेंट ओरली लेने की स्थिति में नहीं रहता है जनरल एनेस्थीसिया में, और दे भी नहीं सकते हैं। या तो राइस ट्यूब वहां पे लगा हुआ है, राइस ट्यूब से, या तो फिर आप टैबलेट के रूप में देना चाहते हैं तो उसको चूर करके पानी के साथ उसको डाल दीजिए राइस ट्यूब में। अदरवाइज ज्यादा कोशिश की जाती है कि आईवी उस समय चलता हुआ रहता है, तो आईवी के साथ, सलाइन के साथ इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को आदेश तुरंत हो जाती है कि आप तुरंत ये इसको एडमिनिस्ट्रेट कीजिए। तो मेन जो रोल प्ले करते हैं ना, वो क्लिनिकल फिजिशियन वहां पे मेन रोल प्ले करते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं है, क्योंकि ये जब आएंगे तो कॉस्ट लेंगे, 2 to 3 आवर्स ऑपरेशन तक ये बैठे रहेंगे, और 2 to 3 आवर्स बैठेंगे तो इसका कॉस्ट लेंगे, इतना देर बैठने का वो कॉस्ट लेंगे, ठीक है।
कॉस्ट लेंगे तो सर्जरी और ज्यादा क्या कहते हैं कॉस्टली होता हुआ चले जाएगा, क्योंकि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पैसा लेंगे, इनको पैसा देना होगा, ओटी का चार्ज देना होगा, सर्जन लेंगे, और उसके बाद फिर ये बर्डन आप पेशेंट पर दे रहे हैं। 2 से 3 घंटा के बाद 3000 वो ले लेते हैं। तो ये 3000 पेशेंट पर ही बर्डन आएगा। तो कोशिश की जाती है कि इनको छोड़ दिया जाए, ओल्ड पेशेंट नहीं है, यंग है, तो उसको छोड़ के बाकी लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दे दी जाए। अब क्या क्या एक्टिविटी करेंगे उस पर बात करते हैं। एक्टिविटीज, फर्स्ट मॉनिटरिंग दी पेशेंट। आप क्या क्या मॉनिटर करेंगे आप, ये पॉइंट वाइज। वाइटल साइन, इसका मॉनिटरिंग करना है, लाइक ब्लड ऑक्सीजनेशन, ब्लड प्रेशर, फीवर उस समय बहुत कम ही, टेम्परेचर बहुत कम ही उस समय उतार चढ़ाव होता है, इतना जल्दी कुछ होता नहीं है, फिर भी टेम्परेचर को भी बीच बीच में देखते रहना। तो वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस में ये तो नजर रहेगा। इसके अलावा क्या क्या करते हैं, सेकेंड में फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी में देखना होगा कि कौन सा स्लाइन चल रहा है और क्या चेंज करना है। नॉर्मल स्लाइन चल रहा है, डेक्सट्रोज चल रहा है, रिंगर लैक्टेट चल रहा है, क्या चेंज कर रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है, इट इज कॉल्ड फ्लूइड थेरेपी। उस पर मेडिकेशंस, ट्रांसफ्यूजन, मेडिकल्स एंड ट्रांसफ्यूजन में बता चुके हैं, दो ही रास्ता है। अगर कोशिश की जाती है कि आईवी चूंकि चल रहा है, फ्लूइड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ऐसे कंडीशंस में आईवी ही देने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज जिस ड्रग्स को आईवी नहीं दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर्स अवेलेबल है, और इंट्रामस्कुलर्स नहीं है तो फिर उसको टैबलेट ग्रुप में देंगे। तो ओरली नहीं देना है, ओरली आपको राइस ट्यूब के थ्रू जो इंटीग्रेशन किए हुए हैं पेट तक, उस राइस ट्यूब के थ्रू आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट, डोज ऑफ एनेस्थेसिक, एजेंट, ये उस समय कम बेस करना है, सुधार करना है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी खासकर से ऑर्थोपेडिक सर्जरी चल रहा है तो रेडियोग्राफी उस समय बहुत जरूरी होता है। इफ रिक्वायर्ड लैबोरेटरी टेस्ट,
एक्टिविटीज में इतना चीज करना है। एक वाइटल साइंस पे नजर रखना है, पल्स, ऑक्सीजनेशन, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, किसी किसी में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होता है तो नॉर्मल है, जैसे 96 97 उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, तो बढ़ के 98 99 तक जाएगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग ट्रबल के रूप में वो नहीं जाना जाता है, वो उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजनेशन से कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा, टोटल ऑर्गन धीरे 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 वर्क करना या उसका फंक्शनल एबिलिटी हैम्पर्ड करता हुआ चला जाएगा। तो सबसे बड़ा नजर रखना है वो वाइटल साइंस में ऑक्सीजनेशन पर, देन आफ्टर पल्सेस पर। उसके बाद नजर रखना है पल्सेस पर कि पल्स का क्या सिचुएशन है। पल्स ये बता रहा है कि कार्डियक का क्या कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में जा रहा है, कार्डियक फेलियर के कंडीशन में जा रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा एक्सीड उस समय रहेगा, हो सकता है कि हेमरेजिक चांसेस या ऊजिंग ऑफ ब्लड बहुत फास्ट हो जाएगा और ऑपरेशन को फेलियर कर सकता है, हो सकता है कि फैटल आउटकम के रूप में सामने आ जाए। तो वाइटल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन उस वक्त, कार्डियक विट, देन आफ्टर ब्लड प्रेशर। फ्लूइड थेरेपी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या चेंज करना है। मेडिकेशंस, ट्रांसफ्यूजन, मेडिकेशंस में इंडिकेटेड बाय फिजिशियंस और सर्जन्स और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। अगर जनरल फिजिशियन वहां नहीं अवेलेबल है, क्लिनिकल फिजिशियन, तो देन अकॉर्डिंग टू सर्जन एडवाइस और अकॉर्डिंग टू एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वो क्या उस समय मेडिसिन देना, उस समय सारा प्रिपेयर रहता है, ओपी में सब रखा रहता है। सिर्फ सुनना है और बिना समय बर्बाद किए उसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको जानकारी होना चाहिए, कौन सा मेडिसिन कितना देर तक इन्फ्यूज कराना है, कितना देर में इन्फ्यूज कराना है। तो मेडिकेशन, ट्रांसफ्यूजन, देन आफ्टर डोज ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ये बढ़ाते और घटाते रहते हैं। रेडियोग्राफी, खासकर से सर्जिकल्स, ऑर्थोपेडिक्स कंडीशंस है, तो वहां पे हिप रिप्लेसमेंट चल रहा है, नी रिप्लेसमेंट चल रहा है, या फिर कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुका है, तो फ्रैक्चर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो रेडियोग्राफी वहां पर जरूरत के अनुसार से पोर्टेबल एक्सरे मशीन से रेडियोग्राफ निकाल लेना है। अदरवाइज अभी तो ऐसा नहीं कि रेडियोग्राफी मॉनिटर्स सीधे उसको मशीन से जोड़ देते हैं, जैसे कार्डियक मॉनिटर पर ये सब चलता रहता है, वैसे ही अंदर का सारा कुछ मॉनिटर पर हम लोग वॉच करते थे, देखते रहते हैं, उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। लास्ट में आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में इमीडिएटली वहीं पर जरूरत है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, प्रीवियसली ऐसा नहीं कुछ किया जा सका, तो जो बाहर पेशेंट के अटेंडेंट बैठे हैं या जो डोनर बैठे हुए हैं, इमीडिएटली में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप मैच कराना है एंड क्रॉस मैचिंग कराना है। क्रॉस मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप करा के उसको ट्रांसफ्यूजन करवाने, उससे ब्लड निकाल के इधर ट्रांसफ्यूज करा देना है। तो इमीडिएट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वहां पे चलता रहता है। आप कौन कौन इसको प्रोवाइड कराएंगे? प्रोवाइडेड बाय कौन कौन लोग इसको देंगे या इसके लिए जिम्मेवार उस समय हो जाएंगे? फर्स्ट ऑब्जर्वर, जिसको स्पेशल बुला के रखे वो। सेकंड नर्सेस या नर्सिंग स्टाफ। थर्ड की बात करें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। फोर्थ की बात करें एनेस्थेटिक नर्सेस। सर्जिकल टेक्नीशियंस। रेजिडेंट्स।
ये इतने लोग यहाँ पे उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए है, एक एक करके ऑब्जर्वर, फिजिशियंस सीधा सीधा, या स्पेशल पर्सन जो सारी चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए आया, सारी जिम्मेवारी इन्हीं पर होती है। सेकेंड, नर्सिंग स्टाफ, विशेषकर नर्सेज जो साथ में हैं, जो इसी के लिए जाने जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पर पूरे ऑपरेशन का दामोदार होता है, तो ये जिम्मेवार हो सकता है। चौथा, एनेस्थेटिक नर्सेस, नर्सेस शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक कॉमन वर्ड लिया गया, एक्चुअली में टेक्नीशियन होता है एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस, इसकी 1 साल की कोर्स चलती है। तो इसमें एनेस्थीसिया के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस एंड उसका मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट, सारे चीज की ट्रेनिंग चलती है। तो एनेस्थेटिक नर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, सर्जिकल टेक्नीशियंस, सर्जिकल टेक्नीशियंस में सर्जरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सर्जन छोड़ के जो अदर कोर्स करके आए हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। एंड लास्ट में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो वहाँ पे रहते हैं, जिनकी ड्यूटी है, वो रेजिडेंट डॉक्टर से वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल। ये इतने दो लोगों के द्वारा ये किया जाएगा। अब आते हैं पर्पस और ऑब्जर्वेशन। पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू मेंटेन पेशेंट स्टेटस एंड कंफर्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन। मकसद की बात की, बार बार चर्चा चल रही है, टू मेंटेन पेशेंट स्टेटस एंड कंफर्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस। सेकेंड, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। सेकेंड हो गया इंट्रा ऑपरेटिव केयर मेंटेनेंस। थर्ड आता है होम्योस्टैसिस ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। होम्योस्टेट कंडीशन में जो पहले कंडीशन था टेम्परेचर का या अदर का, वो उसको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन स्टाइल्स पैरामीटर्स, कोई इन्फेक्शन परसिस्ट न करे, इसलिए मेंटेन्स स्टाइल्स पैरामीटर्स, जो स्टरलाइजेशन का पैरामीटर्स है उसको फुलफिल कवर करके रखना है। प्रिवेंट हेमेटोमा, प्रिवेंट हेमेटोमा का मतलब है कि किसी तरह के एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड और ब्लड टिश्यू स्पेस में या ऑपरेशन साइड में ना हो, इसको मेंटेन करके रखना। तो पर्पस इतना होता है, इसके लिए जो काम करना होता है, मकसद ये है बचाने का, और इसी के लिए ये ऑब्जर्वेशन का वर्क किया जाता है। सर मेंटेन के बाद क्या लिखे? क्या बोल रहे हैं? मेंटेन के बाद क्या लिखे? मेंटेन स्टाइल्स पैरामीटर्स,
स्टेलाइजेशन का पैरामीटर से वो कवर करके एंड प्रिवेंट, लास्ट में प्रिवेंट हेमेटोमा। सब लिखा देंगे, लिखने के लिए परेशान नहीं है, समझना है कि एक टॉपिक है तो सब तो आ ही जाए, लिखाएंगे तो सब तो लिखा ही देंगे। समझ लेना कि हमेशा याद रहे, इसमें जैसे इतना है इतना इतना भूल गए, कोई पूछे 4 महीने के बाद तो इतना भूल गए, तो कम से कम ये तो याद रहे कि 2-3 चीज तो कम से कम बोल सके आप, या जानकारी आपको हो। उसके बाद आता है प्रिकॉशन। क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अगर जीए पढ़ रहा है, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को फिट होना चाहिए, साथ में रिस्पायरेटरी फुल फिट, सांस का कोई ट्रबल्स नहीं होना चाहिए, तो रिस्पायरेटरी कोई डिस्ट्रेस पेशेंट को नहीं होना चाहिए, साथ में कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ, हम ये नहीं बोलेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, जनरल एनेस्थीसिया पड़ेगा, लेकिन दैट टाइम्स हाई रिस्क ऑफ फैटल आउटकम या अदर कॉम्प्लिकेशंस या रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का प्रॉब्लम वहां पे सामने आ सकता है, तो उस चीज को बहुत बेटर मॉनिटरिंग कर लिया जाता है, तब ये जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। खासकर ये कंडीशन रेस्टलेसनेस का स्टेज क्रिएट करेगा। रेस्टलेसनेस का मतलब बेचैनी, और रेस्टलेसनेस होने का मतलब है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस का प्रॉब्लम है तो एग्रीवेट करेगा, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो एग्रीवेट करेगा। तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया रिलैक्सिंग का भी काम करेगा, वर्क एज रिलैक्सिंग। आप फुल्ली अनकॉन्शियस कर दीजिए, फुल्ली अनकॉन्शियस कर दीजिए, उस पेशेंट को क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है तो वो ये रेस्टलेसनेस का स्टेज डेवलप नहीं करेगा, और जब वो कॉन्शियस स्टेज में आएगा तब तक उसकी पूरे ऑपरेटिव प्रोसीड्योर खत्म हो चुका होगा और रिकवर हो चुका होगा, ऑपरेशन बीते हुए घंटा 2 घंटा बीत चुका होगा। तो जनरल एनेस्थीसिया वहां पर बहुत अच्छा वर्क करता है, खासकर कार्डियक प्रॉब्लम एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में। लेकिन एक रिस्क भी है कि जनरल एनेस्थीसिया के दौरान कहीं रिस्पायरेटरी कोई डिप्रेशन सामने ना आ जाए, या फिर कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम है वो उसमें एग्रीवेशन ना आ जाए, तो उसको प्रिकॉशनरी देख लेना होता है, तभी एप्लीकेशन करते हैं। सेकेंड, अनकॉन्शियस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, पहले ही से अनकॉन्शियस है। यहाँ पे अगर एनेस्थीसिया देते हैं तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का प्रॉब्लम सामने आ सकता है। तो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट या कोमा के स्टेज में है तो उस जगह भी एनेस्थीसिया अप्लाई करने के पहले सारा मॉनिटरिंग एंड सारा प्रिकॉशनरी प्रोसीड्योर कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हमें क्या करना, वो सारी तैयारी करके जाना होगा। सर रेस्पिरेटरी क्या बोले हैं? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन।
उसके बाद आता है गाइडलाइंस। कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन, लगातार करना है। वेंटिलेशन, शुड बी असेस्ड, सांस का क्या कंडीशन है उसको देख लेना है। वेंटिलेशन का क्या सिचुएशन है, मतलब रिस्पायरेटरी स्टेज क्या है उसका, वो सब देख लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीथ, जो साउंड है, ब्रीथ साउंड है, वो सबको पहले ही देख लेना है। उसको मॉनिटर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मॉनिटर करके रखना है। पल्स रेट, इस पर बहुत बेटर नजर रखना होगा, पल्स का क्या सिचुएशन उसमें चल रहा है। उसको कंटिन्यूअस ईसीजी, आप तो खैर बता ही चुके कि मॉनिटर पर इसको कंटिन्यूअस ईसीजी चलता रहता। तो ईसीजी आप करवाने हैं तो हार्ट का फंक्शंस आपकी नजर में होता है कि कहीं उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं। उस पर हार्ट रेट अगर मॉनिटर नहीं हुई है तब भी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये सबको मॉनिटर करते हुए चलना है। अगर आपको कहीं से भी लिम्स में ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है तो टेम्परेचर्स मॉनिटरिंग, टेम्परेचर को तुरंत उस समय नोट करना है। उसके अलावा मैनेजमेंट इन आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट का मैनेजमेंट। उसके बाद इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट, जो इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट है वो सारा कुछ तैयार होना चाहिए। उसके बाद एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक फेल होने की कंडीशन में उसका मशीन वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर्स और इमरजेंसी रेस्पिरेटरी कंडीशंस। रूम टेम्परेचर्स, वेंटिलेटर क्या लिखे हैं? इमरजेंसी रिस्पिरेटरी कंडीशन, वेंटिलेटर फॉर इमरजेंसी रिस्पिरेटरी कंडीशंस। रूम टेम्परेचर्स 20 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस, इसी के बीच में मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें 30% टू 60% एंड एवरेज की बात करें 40%। सर रूम टेम्परेचर के नीचे क्या लिखे हैं? टेम्परेचर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में रखेंगे। फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेल्सियस में देना। फारेनहाइट में आपका हमको लगता है कि 70 के आसपास, 68 से 72-73 के बीच में आएगा।
उसके बाद ह्यूमिडिटी 30 से 60% होना चाहिए जिस कमरा में सर्जरी हो रहा है, और एवरेजली कम से कम 40%, 40% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब है कि इस चीज को आपको फॉलो करना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय जो संस्थान है ऑपरेशन के लिए जो गाइडलाइन देते हैं, वो उनका गाइडलाइंस रहता है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर इसको लिखा देते हैं। सर, हेलो सर, हेलो सर।
Observation of the patient. During operation. Idea. Observation of the patient during operation. Observation is restricted to situations. Yes, sir. Restricted, RESTRI, CTED, restricted to situations where a patient exhibits an uncommon or exhibits an uncommon or unusual reaction and unusual reactions to a surgical procedure सर अनयूजुअल के बाद फिर से बोल दीजिए सर। usual reaction to a surgical procedure and the conditions required monitoring and treatment beyond the ट्रीटमेंट beyond the other treatment which were provided सर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट के बाद सर रिपीट करिएगा तो। monitoring the treatment beyond the other treatment which are provided to the patient. In the सर विच वे प्रोवाइडेड के बाद फिर से बोलिएगा। provided in the
immediate, operative period. परिणाम चेंज हो जाएगा. Patient observation is an everyday task for Observation is an everyday task for healthcare workers. task for Healthcare workers. क्या सर सुनाई नहीं दे रहा है. Patient observation is an everyday task for healthcare workers. Clinician. हेल्थ केयर वर्कर के बाद क्या बोले थे? क्या सर? Clinician and surgeon. Clinician and surgeons. अब हेडिंग देना एक्टिविटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन. Activities of observation. इसमें लिखिए activities such as monitoring the patients, first vital signs, second blood oxygenations, level, next fluid therapy, क्या सर? therapy, next medications transfusions, next anesthesia, एनेस्थेसिया बोले सर. हाँ, next radiography, next laboratory test. अब हेडिंग देना है ऑब्जर्वर पर्सन. क्या सर? हेडिंग देना है ऑब्जर्वर पर्सन.
ऑब्जर्वर पर्सन। इसमें पहला लिखना है स्पेशल ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर लाइक क्लिनिकल फिजिशियंस, लाइक क्लिनिकल फिजिशियंस, सेकंड में नर्सेस, आवाज नहीं आ रही सर। क्लिनिकल फिजिशियंस एकदम क्लियर तो बोल रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी सर अब आ रही है। नहीं सर ठीक है सर, किसी का नहीं। आ रही है ना? जी क्लिनिकल फिजिशियंस, नेक्स्ट में नर्सेस, नेक्स्ट में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नेक्स्ट नर्सिंग एनेस्थेटिस्ट, क्या बोले सर? नर्सिंग एनेस्थेटिस्ट, नेक्स्ट में सर्जिकल टेक्नीशियंस, सर्जिकल टेक्नीशियंस, नेक्स्ट में सर्जन्स, नेक्स्ट में रेजिडेंट, कैसे? रेजिडेंट्स RESIDENTS, रेजिडेंट्स, चेंज करके all working as team, सर क्या बोले सर? ऑल वर्किंग एज टीम। हाँ, all working as team, टीम सर। अब हेडिंग देना है पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें लिखिए to maintain patients safety, to maintain patient safety and comfort during surgical procedure, full stop. Some of the goals, कंटिन्यू सर, नेक्स्ट पॉइंट। continue, हाँ, some of the goals of सम ऑफ द goals, GOLS, goals of intraoperative care
include क्या देखे पहला में मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, maintaining homeostasis during the operating सर इंक्लूड के बाद सर maintaining homeostasis सर इंटर ऑपरेटिव केयर इंक्लूड के बाद इंक्लूड के बाद डैश दे देना, डैश के बाद पहला पॉइंट है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग द operative procedures. Second, maintaining strict style, maintaining strict STRICP, sterile technique, to decrease the chance of cross infections. Next, सर द चांस ऑफ के बाद क्या? chance of cross infections. Next, ensuring that the patient is क्या सर ensuring that the patient is secure on the operating tables. ऑन द ऑपरेटिंग Table. Next, taking measures to prevent hematoma from safety states सर हेमाटोमा के बाद क्या बोले सर? hematoma from safety states of positioning the patient states of positioning the patient. Next, to control the any
emergency situations. क्या सर? To control the any emergency situations. खत्म हो गया। वो हेडिंग देना है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। क्या सर? Patients undergoing surgery most often are given क्या सर? most often are given some type of anesthesia Sargati. The administration of general anesthesia has a relaxing effect. क्या बोले सर? The administration of general anesthesia has a relaxing effect on the patient body. रिलैक्सिंग इफेक्ट Effects on the body. Relaxing effect on the patient body. Which can suppresses क्या बोले सर? which can suppresses cardiovascular functions or heighten 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 कैसा? heighten 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 cardiovascular irritability. कार्डियोवास्कुलर Irritability. Cardiovascular irritability. Irritability में IEIEILITY irritability. Full stop देखें. It may also result in results in
respiratory depressing respiratory depressing रेस्पिरेटरी के बाद क्या बोले सर? it may also results in respiratory depressions, comma, loss of consciousness, comma, paralysis, and take off sensation. टेक ऑफ Take off sensations. Full stop. These effects क्या सर? these effects some of which are सर सेंसेशन के बाद क्या बोले सर? these effects some of which are intentional for the period of the surgery it means the patient is a very vulnerable positions. क्या बोले सर? Vulnerable, vulnerable positions सर द पेशेंट इज ए is a very vulnerable, vulnerable positions. paragraph change हो जाएगा. It is the responsibility of the healthcare team ऑफ दी in the operating room ऑपरेटिंग operating room
to maintain the patient to maintain the patient safely टू मेंटेन द पेशेंट के बाद क्या बोले? safely 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 and yet And yet facilitate surgery एंड के बाद क्या बोले सर? yet facilitate surgery हेडिंग देना है गाइडलाइंस ऑफ सर मेंटेन के बाद एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग रूम टू मेंटेन द पेशेंट to maintain the patient safely and yet facilitate surgery. I'm heading in a guidelines. सर गाइडलाइंस ऑफ क्या बोला है? गाइडलाइंस GUIDLINES हेडिंग है गाइडलाइंस फॉर ऑब्जर्वेशन गाइडलाइंस फॉर ऑब्जर्वेशन इसमें लिखो the guidelines call for the guidelines call for continuous द गाइडलाइन call 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 for continuous observation of the patient by the nurses assigned to the patient production ventilation should be assessed by continuous auscultation of breathe sound एक्सपेक्टेशन ऑफ breathe sound and oxygenation should be maintained
and the oxygen should be maintained by monitoring oximetry. मेंटेन बाय के बाद क्या बोले सर? Monitored oximetries maintained by oximet continuous oximetries monitored. सर ब्रीथ साउंड के बाद से रिपीट कर दीजिएगा. Oxygenation should be monitored by continuous oximetry. सेंटेंस पैराग्राफ चेंज हो सकता, वर्ड क्या तो वर्ड इधर उधर हो गया होगा. मेंटेन बाई कंटिन्यूअस ऑक्सीमेट्री, फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज. Continuous monitoring of pulse, comma, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ pulse, comma, continuous ECG showing पल्स continuous ECG showing the patient पल्स के बाद फिर बोलिए. continuous ECG showing the patient cardiac functions. कंटिन्यू उसी में लिखना है. कार्डियक फंक्शन should be in the place and should be बोले शुड बी. cardiac function should be in place सर शुड बी in the place PLACE and the patient's heart rate हार्ट रेट and blood pressures should be monitored. At least every 5 minutes. Every 5 minutes. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Monitor the patient temperature. Monitor the patient temperature must be
immediately for here. Here. Sir, Next, अगर चेंज करते हैं, in case of an emergency breakup, personnel comma who are इमरजेंसी ब्रेकअप के बाद क्या बोले सर? पर्सनल। comma देखिए, who are expert in airway, yes sir. 2. comma देखिए, who are expert in airway management, expert in airway management, In airway. who are expert in airway management, comma emergency intubations, and advanced cardiac life support. Advanced cardiac life support, इमरजेंसी इंटीग्रेशन एंड के बाद बोलिए सर। emergency intubations and advanced cardiac life support must be available. Paragraph change. An emergency card, CART, an emergency card, इमरजेंसी CART card containing the necessary supplies and equipment must be सर सप्लाई एंड के बाद क्या बोले? supplied and equipment must be immediately accessible. ACCE SSIDLE accessible. Paragraph change. Most surgical procedures are
Most surgical procedures are invasive and इन्वेसिव सर। invasive INVASI invasive माने छेद करने वाला, एक दूसरे को ऑपरेट करने वाला, invasive and compromise a patient's skin integrity, patient's skin integrity, पेशेंट skin integrity, INTEGRITY, comma, this increase the risk of infections. Full stop. To decrease the risk of infections. डिक्रीज बोले कि इंक्रीज बोले सर? Increase तो पहले लिखा है, this increase the risk of infection. Full stop. या कोमा, to decrease, अब decrease लिखा है, to decrease the risk to decrease the risk starts asepsis, must be सर followed. एक बार एसेप्सिस बता दीजिएगा सर, भूल गए। एसेप्सिस का मतलब सर? To decrease the risk start asepsis. सर एसेप्सिस का मतलब एक बार बता दीजिएगा सर, भूल। अरे ये सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, ये सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन फ्री। सेप्सिस माने इन्फेक्शन और उसमें पहले ए लग गया, इसका मतलब इन्फेक्शन फ्री। तो स्टरलाइजेशन जो हम लोग करते हैं एसेप्सिस मेथड है ना, या डिसइंफेक्शन करते हैं, सब एसेप्टिक मेथड है। कट गया कहीं पर, ब्लेड से कट गया, वहां पे सेवलॉन लगा लिए, डेटॉल लगा लिए, या फिर फिटकरी लगा लिए, ये क्या है? ये एसेप्टिक मेथड है कि कटा वहां से कोई इन्फेक्शन जाएगा उससे पहले हम फिटकरी लगा के उसको खत्म करते हैं। start asepsis must be followed. Must be followed at all times. Must be followed at all times. Production. It is recommended that the ventilation system systems in an appropriate area and operative area
provide a minimum provide a minimum provide a minimum of fitness मिनिमम के बाद क्या बोले? provide a minimum fitness exchange of filtered air per hour. Exchange of filtered air per hour. कैसे एक्सचेंज था? Filtered air per hour. पर चेंज हो जाएगा. The temperatures filtered air per hour. फुल स्टॉप होगा. पर चेंज हो जाएगा. The temperatures in the temperature in the intraoperative area should be maintained at 20 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. 20 डिग्री टू 23. 20 डिग्री, हाँ 20 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट में भी लिखिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 73 डिग्री फ़ारेनहाइट. सर फिर से रिपीट किए थे सर. 68 डिग्री से 73 डिग्री फ़ारेनहाइट. And the relative humidity should be maintained. रिलेटेड The relative humidity should be maintained at 30% to 60%. मेंटेन दैट Maintained at 30% to 60%. to 60%. Averagely 40%. Averagely 40%. एवरेज इज 42%. Averagely 40-40%. बस खत्म हो गया. फिर कल. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर पूछें कि सर जो फीवर में दवा दिया जाता है सर उस ग्रुप का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं?
फीवर में सर जो दवा दिया जाता है उस ग्रुप का नाम क्या होता है सर? मेजरमेंट में क्या नहीं समझ रहा। सर मलेरिया का दवा देते हैं तो एंटी मलेरियल बोलते हैं, वैसे सर फीवर के ड्रग्स को क्या बोलते हैं? मलेरिया में जो दवा देते हैं एंटी मलेरिया दवा क्लोरोक्विनिन कंपोजिशन का देता है। तो सर फीवर